हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है और इस खबर के मुताबिक आपको ये आइडियाज़ मिलेंगे कि आने वाले समय में डिफेंस कंपनीज को कितने बेहतरीन तरीके से फ़ायदे मिल सकते हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एकदम डिटेल्स में सभी चीज़ों को समझते हैं। तो देखो दोस्तों, कल के दिन हमारे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा कुछ अनाउंसमेंट की गई है डिफेंस सेक्टर को लेकर, वो अभी हम समझेंगे। तो देखो, हेडलाइन में कही जा रही है मेक इन इंडिया। रक्षा उत्पादन में मेक इन इंडिया ने बदली तस्वीर। 10 साल में 21 गुना बढ़ा निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट। अब ये है लक्ष्य। तो दोस्तों, जो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट है ये 10 साल में 21 गुना से बढ़ा है। बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ हुई है डिफेंस एक्सपोर्ट में। आगे बढ़ते हैं। रक्षा क्षेत्र में मोदी सरकार का जोर आत्मनिर्भरता पर है और इस अभियान को मेक इन इंडिया योजना ने ऊंची उड़ान वाले पंख दिए हैं। इसी वजह से भारत 2028 से 29 तक वार्षिक रक्षा उत्पादन को 3 गुना और रक्षा निर्यात को 2 गुने के स्तर पर पहुंचाना चाहता है। राजनाथ सिंह ने भरोसा जताया है कि 2029 तक रक्षा निर्यात यानी कि डिफेंस एक्सपोर्ट 50,000 करोड़ को पार कर जाएगा। दोस्तों, ये जो डिफेंस एक्सपोर्ट की टारगेट रखी गई है 50,000 करोड़ की, ये काफ़ी पहले से ही न्यूज आ रखी है, काफ़ी पहले से ही अनाउंसमेंट हुई है डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है। अब दोस्तों देखो, यहाँ पर हम डिफेंस प्रोडक्शन की बात करें तो कही ये जा रही है कि भारत जो है ये 2028 से 29 तक वार्षिक रक्षा उत्पादन यानी कि ईयरली डिफेंस प्रोडक्शन को 3 गुना तक पहुंचाना चाहता है। एंड अगर हम डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करें तो इसे 2 गुने के स्तर पर पहुंचाना चाहता है। तो काफ़ी बड़ी टारगेट रखी गई है। आगे बढ़ते हैं और भी डिटेल्स में यहाँ पर हम समझते हैं। देखो, भारत को मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी शक्ति बनाने के लिए शुरू की गई योजना मेक इन इंडिया ने जिस क्षेत्र में सबसे अधिक छाप छोड़ी है वह है रक्षा क्षेत्र यानी कि डिफेंस सेक्टर। यहाँ इस योजना की सफलता की गाथा का प्रमाण है कि 2023 से 24 में रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ तक पहुंच गया, जो 10 साल पहले मुश्किल से 500 से 600 करोड़ रुपये मात्र था। ठीक है। मतलब 10 साल पहले की अगर हम बात करें तो हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट था ये लगभग 500 से 600 करोड़ रुपए के समथिंग हुआ करता था। अभी की यहाँ पर अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 में जो मतलब हमारा निर्यात है यानी कि डिफेंस एक्सपोर्ट जो है ये 21,083 करोड़ तक पहुँच चुकी है। काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ हुई है। एंड यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले रक्षा निर्यात 32.5% अधिक है। देखो दोस्तों, पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले में यानी कि अगर हम 2022 से 23 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो उसके मुकाबले में 23 से 24 के फाइनेंशियल ईयर में 32.5% अधिक ग्रोथ देखने को मिली है डिफेंस एक्सपोर्ट में। काफ़ी अच्छी बात है। और 10 साल पहले मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत के पूर्व के स्तर से 21 गुना ये ग्रोथ हुई है। बहुत ही बेहतरीन। अगर पूरे रक्षा उत्पादन की बात करें यानी कि पूरे डिफेंस प्रोडक्शन की बात करें तो 2014 से 15 में 46,429 करोड़ से बढ़कर 10 साल में यह 1,27,264 करोड़ तक पहुंच चुका है। बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ हुई है डिफेंस प्रोडक्शन में भी। और इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक इसे 1.75 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब इस फाइनेंशियल ईयर के एंड होते होते ये चीज़ें आ रही है खबर में कि अभी फ़िलहाल देखो 1,27,264 करोड़ तक पहुंची हुई है। ये FY 23 to 24 की डेटा है। अगर हम FY 25 की बात करें तो अभी 6 महीने लगभग बच रहे हैं। तो 6 महीने में उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 50,000 करोड़ की और यहाँ पर प्रोडक्शन होनी चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से देखा जाए तो ये टारगेट रखी गई है। इस फाइनेंशियल ईयर के एंड होते होते जो डिफेंस प्रोडक्शन है हमारा ये 1,75,000 करोड़ तक पहुँच सकता है। ठीक है।
चलो अच्छी बात है। एंड आगे बढ़ते हैं। अब देखो, भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े हथियार आयातकों में से एक बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इंपोर्ट्स की बात हो रही है। तो ग्लोबल बेसिस पे अगर हम बात करें तो भारत जो है ये सबसे बड़े हथियार इंपोर्टर्स में से एक बना हुआ है। स्पेशली यहाँ पर हम आर्म्ड फोर्सेज के लिए डिफेंस इंपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा 2029 तक पूंजीगत खरीद पर लगभग 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने की उम्मीद है। तो देखो, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज द्वारा 2029 तक लगभग 130 बिलियन डॉलर्स खर्च करने की उम्मीद है। अब यहाँ पर अच्छी बात ये सामने आ रही है कि आयातित सैन्य प्लेटफॉर्मों पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार घरेलू रक्षा विनिर्माण का समर्थन करती है, ठीक है। तो हो सके तो ये जो 130 बिलियन डॉलर्स की टारगेट रखी गई है 2029 तक आर्म्ड फोर्सेज के लिए स्पेशली, तो इसमें से ज़्यादातर जो अमाउंट्स हैं वो घरेलू स्तर पर खरीदने के लिए यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, न्यूज काफ़ी बेहतरीन आ रही है डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड। गवर्नमेंट की जो टारगेट है वो काफ़ी बेहतरीन है, चाहे हम डिफेंस प्रोडक्शन की बात करें या फिर डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करें। तो इन चीज़ों से हमें ये समझने को मिल रहा है कि आने वाले समय में जो डिफेंस कंपनीज हैं उनको काफ़ी बेहतरीन प्रकार से ऑर्डर्स मिल सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर कुछ डिफेंस कंपनीज को हम डिस्कस करते हैं जिनके अंदर काफ़ी अच्छे खासे डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं और ये स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं मज़गांव डॉक से बिल्डर से। तो मज़गांव डॉक से बिल्डर्स जो है इसकी शेयर प्राइस लगभग अपने 52 वीक हाई के लेवल से 27-28% तक करेक्ट हो चुकी है। तो डिस्काउंट यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन अवेलेबल है और ये जो कंपनी है ये शिप बिल्डिंग एंड जो सबमरीन्स होती है उनकी प्रोडक्शन के अंदर काम करती है। चलो, काफ़ी अच्छी बात है और फंडामेंटल्स भी कंपनी के बहुत ही बेहतरीन हैं। एंड उसके बाद हम कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो ये भी शिप बिल्डिंग के अंदर इन्वॉल्व है। स्पेशली यहाँ पर इस कंपनी की अगर हम बात करें तो ये जो कंपनी है ये बड़े बड़े वेजल्स बनाने का काम करती है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स वगैरह बनाने का काम करती है, साथ ही साथ ग्रीन शिप के अंदर भी ये कंपनी इन्वॉल्व है। काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर अगर हम डिस्काउंट्स की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस तक की बात करें तो अप्रॉक्स 40 to 41% की डिस्काउंट्स अवेलेबल है। तो अगर किन्हीं को ये कंपनी पसंद है और विजन है लॉन्ग टर्म का तो अपनी स्टडी अपनी एनालिसिस के अनुसार यहाँ पर सोच सकते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर कोई रिकमेंडेशंस या एडवाइस नहीं दी जा रही है, ध्यान में रखकर चलना। जो भी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करते हैं। कोई भी स्टॉक से रिलेटेड मैं आपको बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं देता हूं, क्योंकि ये जो काम होता है ये फाइनेंशियल एडवाइजर का काम होता है। इसलिए अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे आपको एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजंस लेने से पहले। या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है तो आपको अपनी खुद की स्टडी खुद की भी एनालिसिस करनी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर खुद की स्टडी नहीं होती है तो फिर आपको उस स्टॉक के ऊपर ट्रस्ट बन ही नहीं पाएगा। ट्रस्ट नहीं बनेगा तो फिर आप उस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसलिए अपनी स्टडी एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब चलो नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो नेक्स्ट स्टॉक है जीआरएसी। जीआरएसी के अंदर भी काफ़ी बेहतरीन डिस्काउंट अवेलेबल है, लगभग 39-40% की डिस्काउंट यहाँ पर भी अवेलेबल है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और ये भी शिप बिल्डिंग सेक्टर में काम करती है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो ये है एचएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये जो कंपनी है गाइज ये डिफेंस सेक्टर के लिए एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स वगैरह बनाने का काम करती है, साथ ही साथ उनके अंदर रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का भी काम करती है और ये एक लार्ज कैप कंपनी है। डिफेंस सेक्टर के अंदर कोई लो रिस्क के साथ चलना चाहते हैं तो वो इस कंपनी के ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हैं। अभी डिस्काउंट की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से लगभग 21-22% की डिस्काउंट्स अवेलेबल है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि बेल। तो दोस्तों ये जो स्टॉक है ये भी एक लार्ज कैप स्टॉक है एंड एक और अच्छी बात कि ये जो कंपनी है ये रिसेंटली निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल हुई है, काफ़ी अच्छी बात है। फिर इनके अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं FIIs DIIs जो हैं
उनके तरफ से काफ़ी बेहतरीन तरीके से इन्वेस्टमेंट्स आ सकते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 इंडेक्स में ये स्टॉक शामिल हो चुकी है। अब यहाँ पर इस कंपनी के काम की बात करें तो ये जो है, ये डिफेंस सेक्टर के लिए अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाने का काम करती है। लाइक वॉरशिप एंड एयरक्राफ्ट्स के अंदर जो रडार सिस्टम लगे होते हैं उसके अंदर काम करती है, या फिर जो टैंक्स वगैरह होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं उसके अंदर ये कंपनी काम करती है। ठीक है, एंड ये भी अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। एंड देखो, ये एक ऐसी स्टॉक है जिसने सबसे कम करेक्शन दिखाई है डिफेंस पीएसयूज के क्षेत्र में। सभी डिफेंस पीएसयूज की अगर हम बात करें तो उनमें से सबसे कम गिरावट हमें इस स्टॉक के अंदर ही देखने को मिली है। अभी यहाँ पर हम डिस्काउंट की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस जो कि 290 के अप्रोक्स है, यहाँ तक की बात करें तो लगभग 14-15% की डिस्काउंट अवेलेबल है। अगर किन्हीं को स्टॉक पसंद है और डिस्काउंट ठीक लग रही है तो वो यहाँ पर फर्स्ट एसआईपी करके चल सकते हैं, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, फिर अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके भी चल सकते हैं, अगर उनको कंपनी पसंद है और लॉन्ग टर्म का विजन है तो। एंड हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखकर चलना कि एड ऑन करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया। ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, तो रिस्क को मैनेज करके भी चलना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो के अंदर अलग अलग सेक्टर्स में डाइवर्सिफिकेशन भी रखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। भारत डायनेमिक्स। भारत डायनेमिक्स जो है ये अलग अलग प्रकार की मिसाइल सिस्टम बनाने का काम करती है। ठीक है, तो इस कंपनी की भी फ्यूचर काफ़ी बेहतरीन है। मिसाइल सिस्टम के लिए आने वाले समय में काफ़ी बेहतरीन प्रकार से ऑर्डर्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर मैं पर्सनली अपनी बताऊं तो ये स्टॉक मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता है, क्योंकि इनकी जो सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ है उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा उठा पटक देखने को मिल जाती है। काफ़ी ज़्यादा मतलब कभी बढ़ गई सेल्स, कभी घट गई, कभी प्रॉफिट घट गए, कभी प्रॉफिट बढ़ गए, इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलती है। कंसिस्टेंसी नहीं है, लेकिन फंडामेंटल्स ठीक है। अगर फिर भी किन्हीं को पसंद है तो डिस्काउंट यहाँ पर भी 37-38% की अवेलेबल है, तो यहाँ पर भी अपनी स्टडी के साथ इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हैं अगर आपको कंपनी ठीक लग रही है तो। पर्सनली मुझे इसके कंपैरिजन में और भी जो स्टॉक्स हैं ये ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो मैं इनके साथ चलना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। बाकी देखो, आगे चल कर के ऑर्डर्स मिलेंगे मिसाइल सिस्टम के लिए। काफ़ी सारे जो मिसाइल्स हैं ये कंपनी बनाती है बीडीएल, तो आने वाले समय में कंटिन्यूसली अगर ऑर्डर्स मिलते हैं तो हो सके तो आगे चल करके उनकी जो सेल्स एंड प्रॉफिट्स हैं उनके अंदर कंसिस्टेंसी देखने को मिल जाए। लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा उठापटक हमें देखने को मिल रही है। एंड देखो, एक चीज़ और ध्यान में ये रखना है कि अभी हमने जो 5-6 स्टॉक्स को डिस्कस किए हैं, ऐसा ना हो कि आपने इन सभी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक सेक्टर की मात्र 1 से 2 कंपनीज ही रखने चाहिए, और वो भी बढ़िया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज रखने चाहिए। ठीक है, 2 कंपनी बहुत ही ज़्यादा है ना। अगर आप पूरा का पूरा पोर्टफोलियो भर देते हो सिर्फ एक ही सेक्टर से, लाइक अगर यहाँ पर 5-6 स्टॉक्स डिफेंस सेक्टर की आप चुन लेते हो और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हो, तो आपका जो पोर्टफोलियो का वेटेज होगा वो डिफेंस सेक्टर के अंदर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड डिफेंस सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। डिफेंस सेक्टर जैसे चलेगी वैसे आपका जो पोर्टफोलियो है वो परफॉर्म करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्क हो सकती है, इसलिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर अलग अलग सेक्टर्स में डाइवर्सिफिकेशन रखना जरूरी है। लाइक इसके अलावे आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हो, एफएमसीजी में इन्वेस्ट कर सकते हो, रिन्यूएबल सेक्टर में कर सकते हो, एनबीएफसी में इन्वेस्ट कर सकते हो, केमिकल सेक्टर में कर सकते हो। तो ये काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं। इन सभी सेक्टर्स के अंदर आप चाहो तो डाइवर्सिफाई करके अपने पोर्टफोलियो को रख सकते हो। एक चीज़ और गैज कि यहाँ पर देखो, हमने डिस्काउंट्स को डिस्कस किया, तो ऐसा ना हो कि लाइक कोचिन शिपयार्ड के अंदर अभी 40% की डिस्काउंट अवेलेबल है, तो यहाँ पर एक ही बार में अगर मुझे 2 लाख रुपए टोटल इन्वेस्ट करने हैं तो 2 लाख रुपए एक ही बार यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको एसआईपी करके चलना है। ठीक है, मतलब फर्स्ट एसआईपी करके चलेंगे, 2 लाख में से लगभग 30,000 40,000 का अमाउंट लगाएंगे। ठीक है, फर्स्ट एसआईपी करके चलेंगे। एंड फिर अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो हर 5 से 10% की डिप पर ऐड ऑन करते चलेंगे। लेकिन हाँ, ध्यान में ये रखना है कि अपने पोर्टफोलियो का
एक लिमिटेड वेटेज ही देना है। ऐसा ना हो कि 2 लाख का आपने सोचा है तो ऐड ऑन करते-करते आपने 5 लाख तक पहुँचा दिया, ठीक है? तो सोच समझ कर ही लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है और इस प्रकार से एसआईपीज़ करके आप चल सकते हो अगर आपको कंपनीज़ के ऊपर भरोसा है तो। इसी प्रकार से आप मज़गाँव डॉक, एचएल और भी जो बीएल वगैरह है उनके अंदर भी फॉलो कर सकते हो। कोई भी कंपनीज़ के अंदर इस प्रकार से एसआईपीज़ करके चल सकते हो। बल्क में बाइंग करने से काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो सकता है, ठीक है? तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो डिफेंस सेक्टर एंड डिफेंस सेक्टर के स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।